नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को सीआरटी बुक क्लास 11th मनोविज्ञान चैप्टर 5 संवेदी औधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, ज्ञानेंद्रियों की प्रकार्यात्मक सीमाओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मानव ज्ञानेंद्रियों कुछ सीमा तक कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखें ऐसी चीज़ें नहीं देख पाती हैं जो अधिक धुंधली अथवा बहुत द्युतिमान होती है। इसी प्रकार हमारे कान बहुत धीमी अथवा बहुत तीव्र ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। यही बात अन्य ज्ञानेंद्रियों के विषय में भी लागू होती है। मानव के रूप में हम उद्दीपन के एक सीमित सीमा प्रसार में कार्य करते हैं। हमारे संवेदन ग्राही के ध्यान में आने के लिए उद्दीपक में दृष्टितम तीव्रता अथवा परिणाम होना चाहिए। उद्दीपक एवं उसकी संवेदनाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन जिस विद्या शाखा में किया जाता है उसे मनोभौतिकी कहते हैं। ध्यान में आने के लिए उद्दीपक का एक न्यूनतम मान अथवा वजन होना चाहिए। किसी विशेष संवेदी तंत्र को क्रियाशील करने के लिए जो न्यूनतम मूल्य अपेक्षित होता है उसे निरपेक्ष सीमा अथवा निरपेक्ष देहरी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पानी के एक गिलास में चीनी का एक कण डालें तो हो सकता है कि हमें उस पानी में मिठास का अनुभव न हो। एक कण और मिलाने से भी हो सकता है कि स्वाद मीठा न हो। लेकिन यदि हम एक कण डालते जाएं तो एक बिंदु ऐसा आएगा जब कहना होगा कि पानी अब मीठा हो गया है। चीनी के कणों की वह न्यूनतम संख्या जिससे हम पानी के मिठास का अनुभव करते हैं उसे मिठास की निरपेक्ष सीमा कहते हैं। उल्लेखनीय है कि निरपेक्ष सीमा निश्चित बिंदु नहीं होती, बल्कि यह व्यक्तियों की आंगिक दशाओं एवं उनकी अभिप्रेक्षणात्मक स्थितियों के आधार पर विशेष रूप से सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में परिवर्तित होती रहती है। इसलिए उनका मूल्यांकन हमें विधित प्रयासों के आधार पर करना चाहिए। 50% अवसरों पर चीनी के कणों की जिस संख्या में पानी में मिठास का अनुभव हो सकता है वह मिठास की निरपेक्ष सीमा होगी। यदि हम चीनी के और कणों को मिलाएं तो इसकी संभावना अधिक है कि पानी प्राय मीठा ही बताया जाएगा, न कि सादा। हमारे लिए जैसे सभी उद्दीपकों को जान पाना संभव नहीं होता, वैसे समस्त प्रकार के उद्दीपकों के मध्य अंतर कर पाना भी संभव नहीं होता है। यह जानने के लिए भी दो उद्दीपक एक दूसरे से भिन्न हैं, उन उद्दीपकों के मान में एक न्यूनतम अंतर होना अनिवार्य है। दो उद्दीपकों के मान के न्यूनतम अंतर जो उनकी अलग पहचान के लिए आवश्यक होती है को भेद सीमा अथवा भेद देहरी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम अपने चीनी पानी वाले प्रयोग को दोहरा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, चीनी के कुछ कणों को मिला देने के पश्चात सादा पानी मीठा लगने लगता है। अब हम इस मिठास को याद करें। अगला प्रश्न उत्पन्न होता है कि पानी में चीनी के कितने और कण मिलाने की आवश्यकता होगी जिससे मीठा के पिछले अनुभव से भिन्न प्राप्त हो। चीनी का एक एक कण पानी में डालें और प्रत्येक बार पानी का स्वाद चखें। कुछ कणों को मिलाने के बाद हम अनुभव करेंगे कि अब पानी की मिठास पूर्व मिठास से अधिक है। पानी में मिलाए गए चीनी के कणों की संख्या जिससे मिठास का अनुभव पूर्व में हुए मिठास के विष की तुलना में 50% अवसरों पर भिन्न हो तो उसे मिठास की भेद देहरी कहेंगे। इस प्रकार उद्दीपन में वह न्यूनतम परिवर्तन जो 50% प्रयासों के में संवेदन भिन्नता कराने में सक्षम है उसे भेद सीमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश अनुकूलन एवं तम व्युत्कूलन का क्या अर्थ है, वे कैसे घटित होते हैं? उत्तर, प्रकाश की विभिन्न तीव्रताओं के साथ सामंजस्य करने की प्रक्रिया को चतुर
अनुकूलन कहते हैं। प्रकाश अनुकूलन का संबंध मंद प्रकाश के प्रभाव के बाद तीव्र प्रकाश के समायोजन की प्रक्रिया से है। इसमें 1-2 मिनट लगते हैं। दूसरी ओर तब व्युत्कूलन तीव्र प्रकाश के प्रभावन के बाद मंद प्रकाश वाले वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें आधा घंटा अथवा प्रकाश की प्रति आंख के प्रभावन के पूर्व स्तर पर निर्भर होने के कारण उससे भी अधिक समय लग सकता है। इस प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कुछ विधियां हैं। उदाहरण, प्रकाशित क्षेत्र से एक अंधेरे कमरे में जाइए और देखिए कि वहाँ की सभी चीज़ों को ठीक से देखने में आपको कितना समय लगता है। अगली बार जब आप प्रकाशित स्थान में हों तो लाल धूप का चश्मा पहन लीजिए। उसके बाद किसी कमरे में जाइए और देखिए कि चीज़ों को साफ साफ देखने में कितना समय लगता है। आप पाएंगे कि लाल धूप के चश्मे के उपयोग से तम व्युत्कूलन में लगने वाले समय में बहुत अधिक कमी आ गई है। प्रश्न नंबर 3, रंग दृष्टि क्या है? उत्तर, पर्यावरण के साथ अंत क्रिया करते समय हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ही नहीं बल्कि उसके वर्णी रंगों का भी अनुभव करते हैं। उल्लेखनीय है कि रंग हमारे संवेदी अनुभवों की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता होते हैं। जब हमारा मस्तिष्क बाहर जगत से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करता है तब यह विशेषता प्रकट होती है। यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश का वर्णन भौतिक रूप से तरंग दैर्घ्य के रूप में किया जाता है, रंग के रूप में नहीं। हम जानते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम का ऊर्जा परास 380 से 780 नैनोमीटर होता है, जिसका हमारे प्रकाशग्राही पता लगा सकते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम से कम या अधिक ऊर्जा आँखों के लिए हानिकारक होती है। सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रेक्षित रंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज तथा रेड, संक्षेप में VIBGYOR होते हैं। प्रश्न नंबर 4, श्रवण संवेदना कैसे घटित होता है? उत्तर, पिन्ना ध्वनि कंपन को एकत्र करती है तथा उसे श्रवण द्वारा कर्ण पटह तक पहुंचाती है। टिम्पैनिक गुटिका से कंपन 3 छोटी छोटी अस्तिकाओं को स्थानांतरित होता है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करके उसे आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। आंतरिक कान में कॉक्लिया ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। कंपन द्वारा अतलसिका गतिमान होता है जो कोली अंग में भी कंपन उत्पन्न करता है। अतः में आवेग श्रवण तंत्रिका को भेजा जाता है जो कॉक्लिया के धरातल पर उत्पन्न होता है तथा श्रवण वलकुट को जाता है जहां आवेग की व्याख्या होती है। प्रश्न नंबर 5, अवधान को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, अवधान या ध्यान शब्द से प्रत्येक व्यक्ति परिचित हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इस शब्द का पर्याप्त प्रयोग होता है। अमुक्त व्यक्ति बहुत ही ध्यान से अपना कार्य करता है। पाठ याद करने के लिए ध्यान लगाना आवश्यक है। बिना ध्यान लगाए किया गया कार्य बिगड़ जाता है। इस सब वाक्यों से स्पष्ट होता है कि ध्यान कोई शक्ति है जिसे केंद्रित किया जाता है। मनोविज्ञान में अवधान या ध्यान का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अवधान का आधार रुचि है। जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है हमारा ध्यान उस ओर अधिक केंद्रित होता है। ग्रीस ने इस तथ्य को विभिन्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है। अतः ध्यान सभी वस्तुओं पर न जाकर कुछ वस्तुओं अथवा विषयों पर ही केंद्रित होता है। यह एक चर्चनात्मक क्रिया है। अवधान अथवा ध्यान का अर्थ एवं परिभाषा विभिन्न मानसिक शक्तियों को किसी अभिष्ट कार्य पर केंद्रित करना अवधान कहलाता है। मानसिक शक्तियों को इस प्रकार केंद्रित करना एवं मानसिक प्रक्रिया है। सामान्य रूप से हर समय वातावरण में विद्यमान अनेक उत्तेजनाएं व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती रहती हैं। व्यक्ति न तो सब उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है और न ही उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। व्यक्ति किस
उत्तेजना को ग्रहण करेगा। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जिस उत्तेजना को वह ग्रहण करना चाहता है उसी उत्तेजना पर उसे ध्यान केंद्रित करना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अवधान या ध्यान एक चयनात्मक क्रिया भी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी उत्तेजना के प्रति व्यक्ति की चेतना अथवा मस्तिष्क शक्तियों के केंद्रीयकरण की प्रक्रिया ही ध्यान या अवधान है। अवधान की विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, NLM आधुनिक मनोवैज्ञानिक मन में अवधान को इन शब्दों से स्पष्ट किया है। ध्यान को हम चाहें जिस दृष्टिकोण से विचार करें, विश्लेषण के अंत में यह एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया ही है। नंबर 2, J.S. रास ने भी अवधान को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार किसी विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट रूप से रखने की प्रक्रिया अवधान है। नंबर 3, मैकडूगल प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने अवधान की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है। अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर खड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किए जाने पर मात्र एक चेष्टा या क्रिया है। नंबर 4, डम्बिल ने अवधान का अर्थ इन शब्दों में स्पष्ट किया है। यह किन्हीं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अवधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न मस्तिष्क शक्तियों को अवशिष्ट विषय वस्तु पर केंद्रित किया जाता है तथा इस स्थिति में अन्य विषय वस्तुओं की अवहेलना की जाती है। ध्यान अथवा अवधान की पूर्ण व्याख्या के लिए इनकी विशेषताओं का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 6, चयनात्मक अवधान के निर्धारण का वर्णन कीजिए। चयनात्मक अवधान संदृत अवधान से किस प्रकार भिन्न होता है? उत्तर, चयनात्मक अवधान का संबंध मुख्य अनेक उद्दीपकों में से कुछ सीमित उद्दीपकों अथवा वस्तुओं के चयन से होता है। हमारे प्रात्यक्षिक तंत्र में सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनका प्रकरण करने की सीमित क्षमता होती है। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समय में वे केवल कुछ उद्दीपकों पर ही ध्यान दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि उनमें से किन उद्दीपकों का चयन और प्रकरण होगा। मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपकों के चयन को निर्धारित करने वाले अनेक कारकों का पता लगाया। चयनात्मक अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। चयनात्मक अवधान को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। यह सामान्यतः उद्दीपकों की विशेषताओं तथा व्यक्तियों की विशेषताओं से जुड़े होते हैं। इन्हें सामान्यतः बाह्य एवं आंतरिक कारकों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, बाह्य कारक। यह कारक उद्दीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं। अन्य चीज़ों के स्थिर होने पर उद्दीपकों के आकार, तीव्रता तथा गति अवधान के प्रमुख निर्धारण होते हैं। बड़ा द्युतिमान तथा गतिशील उद्दीपक हमारे अवधान में शीघ्रता से आ जाता है। जो उद्दीपक नवीन होते हैं तथा सामान्य रूप से जटिल होते हैं वह भी सरलतापूर्वक हमारे अवधान में आ जाते हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मनुष्य के फोटोचित्र अन्य निर्जीव वस्तुओं के फोटोचित्रों की तुलना में हमारे ध्यान में शीघ्रता से आ जाते हैं। इसी प्रकार शाब्दिक कथनों की तुलना में लयबद्ध श्रवण उद्दीपक शीघ्रता से उद्दीप्त होते हैं। अवधान के लिए आकस्मिक एवं तीव्र उद्दीपकों में ध्यानाकर्षण की उद्भूत क्षमता होती है। नंबर 2, आंतरिक कारक। यह कारक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अभिप्रेषणात्मक कारक तथा संज्ञानात्मक कारक। नंबर 1, अभिप्रेषणात्मक कारकों। अभिप्रेषणात्मक कारक संबंध हमारी जैविक एवं रासायनिक आवश्यकताओं से होता है। जब हम भूखे होते हैं तो भोजन की हल्की गंध को भी हम सूंघ लेते हैं। जिस विद्यार्थी को परीक्षा देनी होती है वह परीक्षा न देने वाले विद्यार्थी की तुलना में शिक्षक के भाषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, संज्ञानात्मक कारकों। संज्ञानात्मक कारक अंतर्गत अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा पूर्व विन्यास आदि कारक आते हैं। वस्तुएं अथवा घटनाएं जो उचित
कर होती हैं व्यक्तियों के ध्यान में शीघ्रतापूर्वक आती है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं अथवा घटनाओं के प्रति हम अनुकूल दृष्टि से रुचि लेते हैं उन पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान देते हैं। पूर्व विन्यास एक मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है जो एक निश्चित दिशा में कार्य करने को प्रेरित करती है। यह तत्परता भी उत्पन्न करती है जिससे व्यक्ति एक विशेष उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने को उन्मुख होता है, अन्य के प्रति नहीं। संदृप्त अवधान, जहाँ चयनात्मक अवधान मुख्यतः उद्दीपकों के चयन से संबंधित होता है, वहीं संदृप्त अवधान का संबंध एकाग्रता से होता है। यह हमारी उस योग्यता से जुड़ा होता है जिसमें हम अपना ध्यान किसी वस्तु अथवा घटना पर देर तक बनाए रहते हैं। इसे सतर्कता भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, चाक्षुष क्षेत्र के प्रत्यक्षण के संबंध में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की प्रमुख प्रतिज्ञा क्या है? उत्तर, ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन के परिणाम स्वरूप हम प्रकाश की क्षण दीप्ति अथवा ध्वनि अथवा प्राण का अब कर सकते हैं। यह प्रारंभिक अनुभव जिसे संवेदना कहते हैं हमें ज्ञानेंद्रियों को उद्दीपन करने वाले उद्दीपक की समझ प्रदान नहीं करता है। उदाहरण के लिए हमें इससे प्रकाश, ध्वनि एवं स्वाद के स्रोतों के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। संवेदी तंत्र द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री से अर्थ प्राप्त करने के लिए हम इनका पुनः प्रकरण करते हैं। ऐसा करने से हम अपने अधिगम की अभिप्रेरणा, संवेग तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा उद्दीपकों को अर्थवान बनाते हैं। जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं, व्याख्या अथवा उनको अर्थवान बनाते हैं, उसे प्रत्यक्षण कहा जाता है। उद्दीपकों अथवा घटनाओं की व्याख्या करने में लोग अपने ढंग से उनको रचित करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षण बाह्य अथवा आंतरिक जगत में पाई जाने वाली वस्तुओं अथवा घटनाओं की व्याख्या मात्र नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के अनुमान वस्तुओं या घटनाओं को एक रचना भी अर्थात बनाने की प्रक्रिया में कुछ उपक्रियाएं अंतर्निहित हैं। प्रत्याक्षण के प्रकरण उपागम, हम किसी वस्तु की पहचान कैसे करते हैं? क्या हम किसी कुत्ते की पहचान इसलिए करते हैं कि हम उसके रोएदार खाल, उसके 4 पैरों, उनकी आँखों, कानों आदि की पहचान पहले कर चुके हैं, अथवा उन अंगों की पहचान हम इसलिए करते हैं क्योंकि पहले हमने कुत्ते की पहचान की है। यह विचार की प्रत्यय विज्ञान प्रक्रिया अंशों से प्राप्त होती है जो समग्र प्रत्यय विज्ञान का आधार बनती है, उसे ऊर्ध्वगामी प्रकरण कहते हैं। जब प्रत्यय विज्ञान प्रक्रिया समग्र से प्रारंभ होती है तो उसके आधार पर विभिन्न घटकों की पहचान की जाती है, तो उसे ऊर्ध्वगामी प्रकरण कहते हैं। ऊर्ध्वगामी उपागम प्रत्यक्षण उद्दीपकों के विभिन्न लक्षणों पर जोर देता है तथा प्रत्यक्षण को एक मानसिक रचना की प्रक्रिया स्वीकार करता है। ऊर्ध्वगामी उपागम प्रत्यक्ष करने वालों को महत्व देता है तथा प्रत्यक्षण को उद्दीपकों की प्रतिविज्ञान अथवा तादात्म्यकरण की प्रक्रिया माना जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्षण में दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंत क्रिया करती हैं और हमें जगत की समझ प्रदान करती हैं। प्रश्न नंबर 8, स्थान प्रत्यक्ष कैसे घटित होता है? उत्तर, हमारी प्रमस्तिष्कीय प्रक्रिया हमेशा अच्छी आकृति का प्रत्यक्ष करने के लिए उन्मुख होते हैं। मानव जाति जगत का एक संगठित समग्र के रूप में देखती है। उसे पता है कि आकृति का एक निश्चित रूप होता है तथा वह पृष्ठभूमि से अलग दिखने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। चाक्षुष क्षेत्र या सतह जहाँ वस्तुएं रहती हैं वह 3 विमाओं से
संगठित होता है। प्रतिक्षण कारक किसी स्थान पर रखी वस्तु को जब देखती है तो वह विभिन्न वस्तुओं को मात्र आकार, रूप, दिशा, स्थानिक अभिलक्षण पर भी ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी बुद्धि पर चेतना के माध्यम से उस स्थान में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं के बीच की दूरी को महसूस करके निर्धारित वस्तुओं की एक सच्ची प्रतिमा का निर्माण करने में सफल हो जाता है। यद्यपि हमारे दृष्टिपटल पर वस्तुओं की प्रक्षेपित प्रतिमाएं समतल तथा द्विभीम होती है, जिसके चलते हम वस्तुओं के बाएं दाएं ऊपर नीचे की वस्तुओं से अवगत होते हैं, परंतु प्रत्यक्ष के अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हम स्थान में तीन विमाओं का प्रत्यक्ष करते हैं। चूंकि हम द्विभीम दृष्टिपटलीय दृष्टि को त्रिभीम अर्थात स्थान प्रत्यक्षण को सफल बनाने हेतु मनोवैज्ञानिक संकेतों तथा अर्जित अनुभवों का प्रयोग करके सभी तीन विमाओं के संबंध में वांछनीय जानकारियों को जमा करते हैं। प्रश्न नंबर 9, गहनता प्रत्यक्षण के एक नेत्री संकेत क्या है? गहनता प्रत्यक्षण में द्विनेत्री संकेतों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर, त्रिविमीय स्थान में गहनता प्रत्यक्षण के कुछ महत्वपूर्ण संकेत दोनों आंखों से प्राप्त होते हैं। इनमें से तीन विशेष रूप से रोचक हैं। नंबर 1, दृष्टिपटलीय अथवा द्विनेत्री असमानता। चूंकि दोनों आंखों की स्थिति हमारे सिर में भिन्न होती है, इसलिए दृष्टिपटलीय असमानता घटित होती है। वह एक दूसरे से क्षैतिज रूप से लगभग 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग होती है। इस डी के कारण एक ही वस्तु की प्रत्येक आंख की रेटिना पर प्रक्षेपित प्रतिमाएं होती हैं। दोनों प्रतिमाओं के मध्य इन विभेद को दृष्टिपटलीय असमानता कहते हैं। अधिक दृष्टिपटलीय असमानता की व्याख्या एक निकट के रूप में तथा कम दृष्टिपटलीय असमानता की व्याख्या दूर की वस्तु के रूप में, क्योंकि दूर की वस्तुओं की असमानता कम तथा निकट की वस्तुओं की असमानता अधिक होती है। नंबर 2, अभिसरण। जब हम आसपास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आंखें अंदर की ओर अभिसरित होती हैं, जिससे प्रतिमा प्रत्येक आंख पर गर्तिका पर आ सके। मांसपेशियों का एक समूह आंखें जिस सीमा तक अंदर की ओर परिवर्तित होती है के संबंध में संदेश मस्तिष्क को प्रेरित करता है, और इस संदेशों की व्याख्या गहनता प्रत्यक्षण के संकेतों के रूप में की जाती है। वस्तु जैसे जैसे वस्तु प्रेक्षण से दूर होती जाती है, वैसे वैसे अभिसरण की मात्रा घटती जाती है। अभिसरण का अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं को अपनी नाक के सामने रखिए और उसे धीरे धीरे निकट लाइए। जैसे जैसे आपकी आंखें अंदर की ओर अपरिवर्तित होंगी अथवा अभिसरित होंगी, वैसे वैसे वस्तुएं निकट दिखाई देंगी। नंबर 3, समंजन। समंजन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रक्षेमाविकीय पेशियों की सहायता से हम प्रतिमा का दृष्टिपटल पर फोकस करते हैं। यह मांसपेशियां आंख के लेंस की संघनता को परिवर्तित कर देती है। यदि वस्तु दूर चली जाती है तो मीटर से अधिक तब मांसपेशियां शिथिल रहती है। जैसे ही वस्तु निकट आती है, मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया होने लगती है तथा लेंस की संघनता बढ़ जाती है। मांसपेशियों के संकुचन की मात्रा का संकेत मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, जो दूरी के लिए संकेत प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 10, भ्रम क्यों उत्पन्न होते हैं? उत्तर, किसी वस्तु के लिए प्रत्यक्षण से प्राप्त जानकारी तथा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं में भिन्नता प्रकट होने को भ्रम माना जाता है। जैसे रस्सी को सांप मान लो, मालिक समझकर नौकर का पैर छू लेना भ्रम का उदाहरण माना जा सकता है। संवेदी सूचनाओं की सही व्याख्या नहीं कर पाने के कारण भ्रम नामक गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। गलत प्रत्यक्षण अथवा
उद्दीपन की स्थिति में दो अनुभव की कमी अथवा ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं की गलत व्याख्या से प्राप्त होने वाले गलत प्रत्यक्ष के कारण भ्रम उत्पन्न होते हैं। प्रेक्षक की योग्यता, अनुभव और सही समझ का अभाव भी भ्रम उत्पन्न होने के कारण माने जाते हैं। कुछ शारीरिक कमजोरियों तथा परिवार का अस्वाभाविक हो जाना अंधकार वर्षा भ्रम के कारण बन जाते हैं। कभी कभी पूर्व निर्धारित योजना या समय में अंतर आने से भी भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे नियत समय रोज आने वाले डाकिया के बदले कोई दूसरे व्यक्ति को भी डाकिया समझ लेना, घंटी बजाने पर रोज भोजन की थाली मिलते रहने की स्थिति में घंटी बजाने पर नौकर के हाथ की किताब को भी थाली समझ लेना स्वाभाविक भ्रम है। अर्थात भ्रम कारण प्रेक्षक ज्ञानेंद्रियों स्थितियों में आने वाले अंतर के साथ साथ प्राप्त सूचनाओं की गलत व्याख्या भी है। प्रश्न नंबर 11, सामाजिक सांस्कृतिक कारण हमारे प्रत्यक्षण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर, हमारी ज्ञानेंद्रियों अपने बाह्य अथवा आंतरिक जगत के संबंध में मूल सूचना प्रदान करती है। प्राप्त ज्ञान के आधार पर अनेक भौतिक उद्दीपकों के संबंध में वांछनीय जानकारी संग्रह करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप हम प्रकाश की क्षण, दीप्ति अथवा ध्वनि अथवा घ्राण का अनुभव करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं के बारे में उचित व्याख्या करके सूचना को अर्थवान बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारक की सहायता ली जाती है। वस्तुओं अथवा घटनाओं को पूर्णतः पहचानने के क्रम में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, प्रत्यक्षणकर्ता की आवश्यकता एवं इच्छाएं उसके प्रत्यक्षण को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। नंबर 2, किसी दी गई स्थिति में हम जिसका प्रत्यक्षण कर सकते हैं उनकी प्रत्याशाएं भी हमारे प्रत्यक्षण को प्रभावित करती हैं। नंबर 3, हम जिस तरह पर्यावरण का प्रत्यक्षण करते हैं उसे प्रयोग में लाई जाने वाली शैली संज्ञानात्मक भी प्रभावित करती हैं। नंबर 4, विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में लोगों को उपलब्ध विविध अनुभव एवं अधिगम के अवसर पर भी उनके प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। जैसे चरित्र विहीन परिवेश से आने वाले लोग कलात्मक चित्रों के माध्यम से प्रकट किए जाने वाले भावनात्मक संदेश को नहीं समझ पाते हैं। नंबर 5, स्थान, क्षेत्र, योग्यता, दशा, स्थिति आदि मानवीय विषमताओं से भी प्रत्यक्षण स्पष्टता प्रभावित करता है। जैसे शहरी लोगों की तुलना में जंगली लोग कंप्यूटर के संबंध में बहुत कम जानकारी व्यक्त करते हैं। संगीत का जानकार किसी वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि में लय का पता लगा सकता है। भूखा व्यक्ति 2 और 2 का योगफल 4 रोटियां बतलाना है, 4 कलम नहीं। नंबर 6, प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में प्रत्यक्षणकर्ता की अहम भूमिका होती है। उसमें इतना क्षमता तो होनी ही चाहिए कि लोगों के द्वारा व्यक्त प्रयुक्तों में से सार्थक सूचनाओं को छोड़ सके। नंबर 7, लोग अपनी व्यक्तिगत सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर उद्दीपकों का प्रकरण एवं व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। इनमें उचित संशोधन की आवश्यकता होती है। नंबर 8, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों निकटता, समानता, निरंतरता, लघुता, सममिति का सिद्धांत प्रत्यक्षण के लिए आवश्यक तत्वों की जानकारी देते हैं। नंबर 9, प्रत्यक्षण के लिए एक नेत्री संकेत तथा द्विनेत्री संकेतों की उपयोगिता आवश्यक मनोवैज्ञानिक संकेत है। नंबर 10, प्रत्यक्षण के लिए द्विविमीय तथा त्रिविमीय सतहों का अध्ययन उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 11, प्रत्यक्षण पर लोगों की रुचि और संस्कार के साथ साथ आवास तथा पैसा, नौकरी, दुकानदारी से प्राप्त अनुभव और प्रतिक्रिया का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अतः सामाजिक सांस्कृतिक कारक हमारे प्रत्यक्षण को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।